हेलो फ्रेंड्स, आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी के तीसरे लेक्चर प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य उपाध्याय और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाता है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि फ्यूजन ऑफ एग विथ स्पर्म, ये एग मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो चुका था स्पर्म से, जिससे देखा था कि हम लोग एग ने अपना स्पर्म ने कुछ मैच्योरेशन फैक्टर दिया जिससे कि एग ने अपना मियोसिस कंप्लीट किया। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वुड हैपन इफ पॉलीस्पर्मी वुड टेकन प्लेस। अगर पॉलीस्पर्मी यानी एक से ज्यादा स्पर्म उस एग में चले जाए तो क्या होगा। तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन क्रिएट होंगे, जो कि हम लोगों के केस में, मैमल के केस में ऐसा देखा नहीं जाता है। तो पॉलीप्लॉइडी को ब्लॉक करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स हमारे पास हैं जिससे कि वो पॉलीस्पर्मी पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होगा। पहला मेथड है फास्ट मेथड, दूसरा मेथड है स्लो मेथड। अब जो फास्ट मेथड है ये जल्दी होगा, बट ये टेम्पररी नेचर का होता है। स्लो मेथड परमानेंट इन नेचर होता है। ठीक है, होगा क्या कि जैसे ही फ्यूजन हुआ एग और स्पर्म का, एग और स्पर्म का जैसे ही फ्यूजन हुआ, मैंने कल पिछले क्लास में बताया था कि बहुत सारे चैनल ओपन हो जाते हैं। सरका इन सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, ये सब चैनल ओपन होते हैं। जिससे क्या होता है कि सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम चैनल ओपन हुआ तो जिससे क्या होगा कि एक के अंदर का मेम्ब्रेन अब जो होगा वो डीपोलराइज होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आने लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, डीपोलराइजेशन होगा। वो विद इन 10 सेकेंड हो जाता है, मतलब कि इतना जल्दी बोला कि 10 सेकेंड, तो मैं अपने एक पैरामीटर बता रहा हूँ, वो एकदम जल्द होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अब डीपोलराइज हो गया है तो अब कोई और मेम्ब्रेन का फ्यूजन नहीं होगा, यानी कोई दूसरे एक का कोई दूसरे स्पर्म से अब फ्यूजन नहीं होगा। इस एक का दूसरे स्पर्म से फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्यों, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो चुका है। ठीक है, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो गया। बट ये जो नेचर होता है ये टेम्पररी इन नेचर होता है। ठीक है, तो हमको कुछ परमानेंट मेथड चाहिए जिससे कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जा सके। ये कुछ समय के लिए तो रोक देगा, बट परमानेंट मेथड क्या होगा। परमानेंट मेथड के लिए हम लोग देखते हैं, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टेम्पररी मेथड तो आ गया है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का, बट परमानेंट मेथड हम लोग को चाहिए। अब परमानेंट मेथड के लिए हम लोग अपनाते हैं स्लो मेथड। ठीक है, अब एक बात बता दें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में तो फास्ट मेथड होता है, बट जो मैमल का केस होता है, मैमल का फर्टिलाइजेशन जैसे सीआर किन में फास्ट मेथड स्लो मेथड दोनों होंगे, बट मैमल के केस में स्लो मेथड ज्यादा कारीगर होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म उतने बचते नहीं है। ठीक है, तो स्पर्म उतने बचते नहीं है कि स्लो फास्ट मेथड का जितना जरूरी पड़े, बट स्लो मेथड चाहिए, क्योंकि कुछ स्पर्म होते हैं जो आने वाले होते हैं, इसलिए स्लो मेथड का जरूरी है। अब होता है क्या कि माना जाता है कि स्पर्म जो है वो पीएलसी प्रोटीन को रिलीज करता है एक के मेम्ब्रेन में। जैसे ही जब स्पर्म का फ्यूजन और एक का फ्यूजन जब हुआ, तो उस समय जब स्पर्म से सारे मटेरियल निकलते हैं उस समय पीएलसी प्रोटीन भी निकलता है, जो कि अपने आप को पीएलसी जीटा फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये एक सॉल्युबल फॉर्म होता है। ये क्या करता है, PIP2 को हाइड्रोलाइज करता है IP3 और डैग में। ठीक है, IP3 डैग में ये हाइड्रोलाइज करेगा। जैसे ही IP3 एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा, कैंप को एक्टिवेट, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। कैंप और कैल्शियम लेवल को, सेलुलर कैल्शियम लेवल को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंक्रीज कर देगा एक के मेम्ब्रेन में। अब एक के मेम्ब्रेन में जैसे ही कैल्शियम का लेवल इंक्रीमेंट हुआ, जैसे ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ, वो क्या करेगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, जो कॉर्टिकल कंटेंट हमारे एक के साइटोप्लाज्म में है, वो मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, डायरेक्ट शिफ्टिंग होने लगेगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हुए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। इससे पहले हम लोग एक्रोसीन के रिलीज से एक्रोजोमल रिएक्शन देखे थे, और अभी देख रहे हैं हम लोग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के रिएक्शन से कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये फिलअप रिएक्शन भी करेगा, जहां जहां स्पर्म आने से इन्वेड हुआ था मेम्ब्रेन, उन सबको भी वो करेगा, जोड़ देगा। और एक और काम करता है ये, कि ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के रिलीज से ओवास्टैटिन का सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी में, ओवास्टैटिन। ठीक है, ओवास्टैटिन स्टैटिन क्या करेगा कि वो हमारे जोना पेलोसिडा के लेयर को उसमें जो NAG है उसको मॉडिफाई कर देगा। अब मैंने बताया था कि गाल्ट और ZP3 जब बाइंड करता है तभी स्पेसिफिकेशन होगा, तब स्पर्म को आगे जाने की सुविधा मिलती है। अब जब वो ओवास्टैटिन NAG को मॉडिफाई कर देगा, तो अब तो कोई स्पर्म उसको पहचान ही नहीं पाएगा।
स्पर्म वहां तक बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और जब बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो क्या आगे आगे के प्रोसेस होंगे? नहीं होंगे। तो इससे क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिकेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर ZP3 में जो NAG है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, उससे जो ओवास्टैटिन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिनिडेज रिलीज करता है और NAG को हटा देता है, जिससे क्या होता है कि अब जो मेरा ZP3 लेयर है वो अब NAG उसके पास है नहीं, जिससे कि आगे की काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा स्पर्म यहाँ पे आके बाइंड नहीं करेगा। ये होता है स्लो मेथड। ठीक है, और इससे माना जाता है एक क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है। अगले दिन हम लोग देखेंगे लेक्चर 4 में यॉल्क और यॉल्क के कुछ टाइप, जिससे कि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।